सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हमारा एक और नया लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और एक्सरसाइज नंबर जो हमारा 4.4 चल रहा है उसे उसके बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये जो लेक्चर होने वाला है 4.4 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट होने वाला है। इस एक्सरसाइज के अंदर बचे हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, कुछ सब क्वेश्चंस दूंगा और आप लोग डेफिनेटली कर लोगे। सो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने मिलते हैं और बहुत प्यारे प्यारे सवाल आप लोग देख पाओगे आज के इस एक्सरसाइज के अंदर। तो ये था वही हमारा कंटिन्यूएशन वाला टॉपिक जो कि डिफरेंशिएशन या फिर बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स किस तरीके से होता है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे हैं। जितने फॉर्मूलेज मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर्स में बताए थे उन सभी का इस्तेमाल आप लोग को प्रॉपर्ली करने आना चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नसरत स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। आज अपन इन्हीं क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पता उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उनमें अगर आप लोग कोई डाउट कोई भी डिफिकल्टी फेस करने मिलती है सो यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन माय इंस्टाग्राम ID 97_Mansoori। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद एनी क्वेश्चन। जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन के साथ मैं आप लोग को हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे लेक्चर्स हमें कैसे क्वेश्चन हमें देखने मिल सकते हैं। चलो मैं ले चलता फटाफट से आप लोग क्वेश्चन पे विदाउट मेकिंग मच टाइम पास। सो ये कल मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में ये 5th क्वेश्चन होमवर्क दिया था। 7th अभी 6th क्वेश्चन शायद मैंने नहीं डाला हुआ है गलती से शायद, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फटाफट से। 6th क्वेश्चन कहाँ गया, इंपोर्ट करना होगा। 6th क्वेश्चन ओके USB में है, ये रहा, ये है 8वां 7वां 6वां शायद मैं ऐड करना ही भूल गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 6वां डायरेक्टली भी मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग के पास टेक्स्ट बुक होगा आप लोग उसमें से देख लेना। तो मैं फटाफट से यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6वां क्वेश्चन ये है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमें दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल है, एक्स आर्टिकल्स है हमारे पास, जिसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिया गया C हमें दिया गया है 47x प्लस 300x स्क्वायर दिया गया है माइनस x⁴ दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें सब क्वेश्चन 1 है कि जब एवरेज कॉस्ट होगा, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या एवरेज कॉस्ट क्या होगा? पहली बात वो तो इंक्रीजिंग होगा और दूसरा केस क्या बोला हुआ है? एवरेज कॉस्ट जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। अब सिंपल सी बात, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एवरेज कॉस्ट बोला गया, एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? चलो आप अपन उसी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं C लिख लेता हूं 47x प्लस कितना दिया हुआ 300x स्क्वायर माइनस x⁴। अब एवरेज कॉस्ट जो होता है ना, जिसे मैं CA लिख देता हूं, वो क्या होता है? C/x होता है। अब C इस केस में 47x है प्लस 300x स्क्वायर है माइनस x⁴ है। सही है, x स्क्वायर है, एक बार देख लेता हूँ, x स्क्वायर है, हाँ x स्क्वायर है और नीचे क्या है? x है। सब में से ऊपर देखो x कॉमन निकल रहा है, निकाल लो 47, यहाँ पर बचेगा 300x, यहाँ बचेगा x³, नीचे है मेरे पास एक x कैंसिल, तो मेरे पास CA यानी कि एवरेज कॉस्ट का जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। क्या? 47 प्लस 300x माइनस x³। ये बढ़िया था। अब यहां तक समझ में आने के बाद आप लोग को ना पता करना ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना होता है। सो चलो पहला केस अपन सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसे आप लोग इसे डिफरेंशिएट करते हो ना, डिफरेंशिएट करते ही ये मिल जाएगा dCA अपॉन में dx। 47 का 0, 300 का हो जाता है 300 और यहाँ पे मिलेगा 3x स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, अब केस 1 देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? इंक्रीजिंग के लिए आप लोग को चेक करना है। चलो इंक्रीजिंग में होता क्या, मैं आप लोग को बता देता हूं। इंक्रीजिंग में ये होता है कि जो भी आपके पास फंक्शन है उसे अपन क्या करते हैं? ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। सही है, यानी कि 300 माइनस 3x स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि वो उधर चलेगा 300 जो होगा वो ग्रेटर देन 3x स्क्वायर होगा। 3 से डिवाइड कर दोनों साइड, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास 100 जो कि ग्रेटर देन x स्क्वायर होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ x स्क्वायर जो होगा वो लेस देन 100 होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक गड़बड़ करते हैं, जब भी आपको स्क्वायर का टर्म मिलता है और जब यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हो सो यू विल गेट 2 वैल्यूज, एक प्लस में और एक माइनस में। तो x की वैल्यू मिलेगी सबसे पहले तो 100 प्लस में, और x की वैल्यू जो मिलेगी वो -100 मिलेगी। सीन्स यहाँ पर प्लस या फिर प्लस इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में क्या होता है? जो भी सिंबल है प्लस वाले में सेम सिंबल आता है और माइनस वाले में उल्टा सिंबल आता है।
और स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 10 लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये दो वैल्यूज मिलती हैं। तो होपफुली आप लोग को x की ये दो वैल्यू समझ में आ गई। अब सिंपल सी बात है, x क्या है? तो x क्वेश्चन में बोला गया आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो x कांट भी क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन -10 नहीं हो सकता, ठीक है। सो x की वैल्यू अपन -10 छोड़ देंगे, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या लेंगे, लेस देन 10 लेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, हमारा जो ये फंक्शन है कौन सा, एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा कब, व्हेन x इज लेस देन 10। इस तरीके से ये बात समझ में आ गई। ये पहली चीज क्लियर है तो सेकंड चीज भी क्लियर हो जाएगी। जैसे अपन ने इंक्रीजिंग के लिए चेक किया वैसे ही डिक्रीजिंग के लिए चेक करेंगे, और डिक्रीजिंग में क्या होता है, dA/dx जो होता है वो लेस देन 0 हो जाता है। बात समझ में आई? अब सॉरी, अब यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे C ऑफ A यानी कि हमारा एवरेज कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन अपन ने फाइंड आउट किया था कितना है, 300 माइनस 3x स्क्वायर। सेम चीज करनी है, 300 माइनस 3x स्क्वायर कर देना, सही है यहाँ तक। ये उससे चला जाएगा, 300 इज लेस देन 3x स्क्वायर, 100 इज लेस देन x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन 100 होगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में 10 और एक बार माइनस में 10। तो सिंस ये इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पर ये सिंबल जो भी देखो, जब पॉजिटिव वैल्यू रहते तो सेम सिंबल और नेगेटिव वाले में उल्टा सिंबल। अब सेम केस यहाँ पर लागू होगा, क्या लागू होगा, देखो जैसे यहां पर अपन ने देखा था इंक्रीजिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन, और कभी भी x की वैल्यू -10 के करीब बनेगी, x का नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो सेम x शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल, जो भी है यहाँ पर -10 के बराबर नहीं होगा, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 10 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है इस केस में, सो डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ कौन सा फंक्शन है भाई, ये हमारा C फॉर क्या था भाई, एवरेज कॉस्ट। तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट x शुड बी ग्रेटर देन 10। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। एक बार चेक करना, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, नहीं समझ में आया तो आपको फिर से देखना पड़ेगा और आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया पक्का? देख लो अच्छे तरीके से, अगर समझ में आ गया। देखो दोनों केस बड़े सिंपल है, जब भी आपको डिक्रीजिंग वर्ड सुनाई देगा तो अपन लेस देन लेते हैं, और इंक्रीजिंग सुनाई देगा तो ग्रेटर देन लेते हैं। सेम स्टेप लगा है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारा वैल्यू नेगेटिव साइड में तो नहीं जा सकते, तो अपन नंबर ऑफ पार्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसको स्किप करेंगे, और सेम यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसे भी स्किप कर देंगे। सो बढ़िया था ये सवाल जिससे आप लोग ने अभी सॉल्व किया। अब ले चलता मैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर, एग्जैक्टली सेम वे से अपने को करना है। देखो क्या बोला, फाइंड दी, मतलब ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करना है। तो आप लोग को जो मैंने फॉर्मूले यहाँ पर लिख कर दिए हुए ना, आप लोग एक एक करके फॉर्मूले को एक बार याद कर लेना। अगर आप लोग को ये फॉर्मूले याद है ना, इसमें जितने भी फॉर्मूले मैं आप लोग को बता, ये फॉर्मूले जितने भी है यहाँ पर, ये खासकर ये वाला फॉर्मूला जिसको अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी का जो भी डिमांड वाला फंक्शन, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग को ये रिलेशन याद होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर ऑफ ए और पी दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें याद है तो आप लोग डेफिनेटली बहुत ही ईजीएस्ट वे में इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक एक करके करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, हमें क्वेश्चन में बोला फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, सो हमें आरएम निकालना है। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं आगे। इफ द एवरेज रेवेन्यू इज 45, मतलब आर ऑफ ए हमें दिया गया 45, और क्या दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि हमें दे दिया गया 5, यानी कि ईटा इक्वल टू 5। अब आप लोग को सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप लोग को अगर याद होगा, आरएम जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है आर ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस RM इज इक्वल्स टू आर ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन में ईटा। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, बस इसी का अपन यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं बहुत इजीएस्ट वे में। सो RM इज इक्वल टू, RM क्या होता है, इज इक्वल्स टू आर ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन में ईटा। इस फॉर्मूले को अपन फटाफट से यहाँ पर यूज कर लेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू मुझे 45 दी गई है, 1 माइनस 1 अपॉन में 5। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो 5 1 5, 5 माइनस 1 कितना 4, 4 अपॉन में 5, तो यहाँ पर बचेगा 45 इंटू 4 अपॉन में 5, 5 1 9 4 9 4 36। तो इस केस में मुझे आर एम की वैल्यू मिल गई बच्चों 36। तो
तो ये क्या था, मार्जिनल रेवेन्यू। बढ़िया क्वेश्चन था। कितना है अपना 36। सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजीली पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन भी सेम तरीके से करेंगे। फाइंड द प्राइस। इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस। क्या फाइंड करना है, प्राइस। द मार्जिनल रेवेन्यू RM हमें दे दिया गया 28 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईटा की वैल्यू भी हमें 3 दे दी गई है। सो अगेन सेम फॉर्मूला, RM जो होता है वो RA मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन में ईटा होता है। और मैंने अभी सिखाया था एवरेज रेवेन्यू जो होता है उसे अपन प्राइस से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आया? सो अब बस पुट कर दो, RM है कितना है 28 है, P मुझे फाइंड करना है 1 माइनस 1 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2/3, सो 28 इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 2/3, 28 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 2 इक्वल टू P। सो फाइनली जो मुझे P मिलेगा 14 3 जा 42 मिल जाएगा। सो प्राइस मुझे मिल गया 42। ये भी समझ में आ गया आप लोग को। एक फाइनल क्वेश्चन देखो, इसमें अपन ने प्राइस निकाला, इसमें अपन ने मार्जिनल रेवेन्यू निकाला, अब इसमें अपन निकालेंगे ईटा यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। बड़ा सिंपल सवाल है ये भी। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईटा फाइंड आउट करने बोला गया। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि RM की वैल्यू 50 दे दी गई है एंड प्राइस इज 75 यानी P की वैल्यू 75। तो सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला। सो अगेन RM जो होता है वो होता है P मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 बाय ईटा। RM की वैल्यू मेरे पास है 50, P मेरे पास है 75, 1 माइनस 1 बाय ईटा, ईटा मेरे पास नहीं है। अब 75 को नीचे ले तो 50 अपॉन में 75 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में ईटा। ये 1 माइनस 1 अपॉन ईटा इस साइड आएगा तो प्लस 1 अपॉन ईटा और 1 माइनस 50 बाय 75 हो जाएगा। आप लोग इसे कैंसिल करके छोटा कर सकते हैं यानी कि 2/3 कर सकते हैं। 2/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 माइनस 2 अपॉन में 3, उल्टा कर दो ईटा विल बी 3 माइनस 2 1 होता है, ऊपर जाएगा 3, 3 अपॉन में 1 आ जाएगा। सो फाइनली ईटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3 मिल जाती है। सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है। सो बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो कि आप लोग को पहले क्वेश्चन में आप लोग ने मार्जिनल रेवेन्यू, सेकंड क्वेश्चन में आप लोग एवरेज रेवेन्यू बोलो, प्राइस बोलो और थर्ड में अपन ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट किया हुआ है। तो तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं जो कि आप लोग को पता होने चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन था। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ एक और क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि आप लोग को इलास्टिसिटी वाला जो मतलब डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक बेसिक फॉर्मूला माइनस P बाई डी इंटू डी ऑफ डी अपॉन में DP वाले फॉर्मूले को अपन यूज करने वाला है। तो फाइंड दी डिमांड फंक्शन D। हमें डिमांड फंक्शन, इफ द डिमांड फंक्शन D हमें दिया गया कितना, P प्लस 6 अपॉन में P माइनस 3 दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है जब P की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो सबसे पहले अपन D ऑफ D दिया हुआ इसे डिफरेंशिएट करके डी अपॉन में DP की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो फटाफट फाइंड आउट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करूंगा, देखो बहुत इजी है, इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, U अपन V का फंडा लगेगा। U अपन V मतलब नीचे जो V है V का वैसे स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर V आता है और डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा U का, बीच में आएगा माइनस, इस बार U वैसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन जो होगा यहाँ पर वो V का हो जाएगा। अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ U अपॉन V याद होगा कैसे करते हैं, तो ये वैसे ही होने वाला है। बढ़िया, अब आगे चलते हैं। सो P माइनस 3 मेरा वैसे ही, इसे डिफरेंशिएट करोगे P का डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। P प्लस 6 भी वैसे ही रहेगा और सेम यहाँ पर ही वही चीज़ होने वाली है, नीचे मिलेगा P माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा P माइनस 3 मिलेगा और यहाँ पर माइनस P माइनस 6 मिल जाएगा। ठीक है, नीचे मिलेगा P माइनस 3। तो P कैंसिल, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, तो मुझे मिल गया माइनस 9 अपॉन में P माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज D ऑफ D अपॉन में DP। अगर ये क्लियर है तो फॉर्मूला याद कर लो, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो एक बार देख लो। मैं आप लोग को फॉर्मूला याद करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फॉर्मूला देखो और याद कर लो। इस बार क्या दिया फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है माइनस P अपॉन में D इंटू DD अपॉन में DP। अगर नहीं याद है तो देखो यहाँ पर अपन ने D ऑफ D अपॉन में DP फाइंड आउट किया, इसका एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। P इधर है तो P ऊपर, D ऊपर है तो D नीचे और माइनस सिंबल डाल देना। तो बस वही चीज़ आप लोग को दिमाग में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग को क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या होगा माइनस P अपॉन में D, D ऑफ D अपॉन में D ऑफ D। P को मैं वैसे ही रखता हूँ, D मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है P प्लस 6 अपॉन में P माइनस 3, यहाँ पर लिखता हूँ P प्लस 6 अपॉन में P माइनस 3।
और ये मैंने जस्ट फाइंड आउट किया हुआ है -9 अपॉन में p - 3 का होल स्क्वायर। अब करना क्या है, बड़ा सिंपल है, माइनस पी, ये देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, अपॉन में p + 6 इंटू -9 अपॉन में p - 3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से एक p + 3, यहाँ से एक p + 3 कैंसिल। अब मैं p की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ, पुट करता हूँ p = 4। सो पुट करूँगा 4 -4 इंटू -9 अपॉन में 4 + 6 और यहाँ पर 4 - 3। -4 -9 जो होता है वो होता है -10, सॉरी -13 हो जाता है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 4 से 36 हो जाएगा। नीचे ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 1 और आंसर विल बी 3.6। ये आ गई अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू, और यही चीज़ तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोली गई थी। सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही कम समय में आप लोग एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हो। हार्डली 3-4 मिनट लगता है ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करने में, बट आप लोग को ये प्रॉपरली U/V का फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए। इसके अलावा आप लोग को ये वाला फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये याद है तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग को डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बच्चों को डिफिकल्टी फेस हो, और अच्छे तरीके से सॉल्व करना, ताकि आप लोग का एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग को दिखाई दे तो आप लोग सॉल्व कर पाओ। चलेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको नीचे कर लेता, बहुत बढ़िया। इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हुआ है। तो ये था प्यारा सा 8वां सवाल। अभी अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये सेम क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइस ऑफ द डिमांड। हमें प्राइस फाइंड आउट करना है, और हमें क्या बोला, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 11/4। हमें P की वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्ट सेम वे से करना है, एग्जैक्टली सेम वे से, बस आप लोग को इस केस में प्राइस फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले D में लिख लेता हूँ 2P + 3 अपॉन में 3P - 1, और सेम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते D अपॉन में D मिलेगा, और यहाँ लगेगा U/V का रूल, यानी 3P - 1 का होल स्क्वायर। ये V हो गया, यहाँ पे 3P - 1 V, और डिफरेंशिएशन ऑफ U यानी कि 2P + 3, और उसके बाद में फिर से माइनस 2P + 3 वैसे ही, और यहाँ पे मिल जाएगा 3P - 1 का डिफरेंशिएशन। अब करते हैं आराम से, 3P - 1 को प्यारो वैसे ही रखो, डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा 2 + 0 यानी कि 2, 2P + 3 को वैसे ही रखो, डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 3, नीचे मिलेगा 3P - 1। अब सॉल्व करते ही आप लोग क्या मिलेगा, देखो 3P - 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते 6P - 2 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई 3P का 2P × 3 यानी कि 6P, माइनस से मल्टीप्लाई किया 3 3 9 अपॉन में 3P - 1 का होल स्क्वायर। एक फाइनल स्टेप, तो आप लोग को जो रिक्वायरमेंट वाली, मतलब जो रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी, D अपॉन में D मिल जाएगी। अब देखो कैसे, यहाँ पर 6P प्लस में, यहाँ पे 6P माइनस में, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पर -11 अपॉन में 3P - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप लोग को D अपॉन में D मिल गया। नाउ हमें पता है इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू हमें पता, मतलब फॉर्मूला पता है। वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास ईटा विल बी इक्वल टू -P/D इंटू D अपॉन में DP। बस वैल्यूज को पुट करना है। सो ईटा को मैं वैसे ही रखता हूँ जो मुझे फाइंड आउट करना है, P को वैसे ही रखता हूँ। अब देखो ये मेरे पास है 2P + 3 अपॉन में 3P - 1, और D अपॉन में D क्या है, सो ये मेरे पास ये रहा, जो कि मेरे पास है -11 अपॉन में 3P - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये ईटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में मुझे गिवन है, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूं। क्वेश्चन में बोला हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दिया हुआ 11 अपॉन में 14, सो यहाँ पर मैं 11 अपॉन में 14 लिख लेता हूँ। अब देखो सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं, यहाँ से एक 3P - 1, यहाँ से एक 3P - 1 कैंसिल होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, बहुत ईजीएस्ट वे में करेंगे। ये -11 अपॉन में 14, ये मिल जाएगा P × 11P हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 2P + 3 को 3P - 1 से मल्टीप्लाई कर देना। सो 2 3 = 6P² हो जाएगा, 2 × -2 हो जाएगा 2P, 3 × 3 9P हो जाएगा, 3 × 1 -3 हो जाएगा। इस तरीके से हमें टर्म्स मिलेंगे। अब इधर से 11 कैंसिल, ये जाएगा इधर, तो 6P² - 2 + 7 कितना हो जाएगा, +7P - 3, और यहाँ मिल जाएगा मुझे 14P। अब इसे यहाँ पे लेता हूँ 6P² + 7P - 14P - 3 = 0, यानी 6P² - 7P - 3 = 0।
सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी मिल रहा है, दैट मीन्स सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। बस अगर आप लोगों ने कोई वैल्यू यहाँ पर से यहाँ कर दी होगी तो पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो बस अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्या है 6p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 से 6 18, 18 को दो पार्ट में तोड़ना है। पहला सिंबल है माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। माइनस करने पे हमें 7 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 18। सो मेरे पास 6 3 18 होता है, लेकिन 6 माइनस 3 करेंगे तो मिलता है 3, नहीं चलेगा। लेकिन 9 2 18 होता है और 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 मिलता है। सो मिडिल टर्म को अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, माइनस 9p प्लस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि 6, अगर मैं दोनों में से अगर 3 कॉमन निकालता हूँ, दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूँ तो 3 और p कॉमन निकलेगा। 3 2 6 यानी 2p, और यहाँ से 3 कॉमन निकालूंगा माइनस 3। इन दोनों में से 1 कॉमन निकालूंगा, बचेगा 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। 2p माइनस 3 अगर कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बचेगा 3p प्लस 1, और फाइनली 2p माइनस 3 की वैल्यू मिल जाएगी 0। 2p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 3/2। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 3p प्लस 1 इक्वल टू 0, 3p इक्वल टू माइनस 1, p इक्वल टू माइनस 1/3। अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हैं। मुझे ये बताना, कभी भी प्राइस की वैल्यू नेगेटिव जा सकती है क्या? कभी प्राइस हमारा नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सो p कांट बी इक्वल टू माइनस 1/3, देयरफॉर p की जो वैल्यू मिलेगी वो 3/2 मिल जाएगी, जिसे आप लोग 1.5 भी बुला सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने p की वैल्यू 3/2 निकाल ली, जब ईटा की वैल्यू कितनी 11/4। ईटा यानी कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा, प्यारा सा, आसान सा था, जो कि आप लोग आराम से कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये वाला है, इफ द डिमांड फंक्शन हमें d दिया हुआ ये, और हमें बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है, p इक्वल टू फाइंड p इक्वल टू 2, और आप लोग को बोल रहा है कमेंट ऑन द रिजल्ट। आपके रिजल्ट पे आप लोग कमेंट करना। सपोज मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया और ईटा की वैल्यू मेरी आ गई 1 से बड़ी आ गई। मैं अज्यूम करता हूं मेरी वैल्यू है 6.3 आई, अज्यूम है, पहले क्वेश्चन में अज्यूम कर रहा हूं, बस अज्यूम कर रहा हूं। सो आप कमेंट क्या करना है वो देखो बच्चों। मैंने आप लोग को 4 या 5 पॉइंट बताए थे। अब आप लोग को इस वैल्यू को देखना है, क्या ये ग्रेटर देन 1 है? यस। तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब ईटा जो होगा वो रिलेटिवली इलास्टिक होगा। तो इस केस में आप लोग कमेंट ये करना है रिलेटिवली इलास्टिक है यह, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसमें जब p की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं और ईटा की वैल्यू में निकालना मेरे को, मैं अज्यूम कर रहा मेरी वैल्यू मिल रही है 0.3 मिल रही है। अज्यूम करता हूं, अज्यूम करने में क्या है, ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूं। और कमेंट क्या करूंगा, अब देखो ईटा की वैल्यू क्या है, वो आ रही है 0 से लेके 1 के बीच में आ रही है। 0 से 1 के बीच में हमारा क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। सो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक इस तरीके से, इनइलास्टिक एट p इक्वल टू 2, इस तरीके से आप लोग को मेंशन कर देना है। तो ये था, आप लोग को ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। कमेंट क्या करना है मैंने आप लोग को समझा दिया। क्वेश्चन सेम तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं जैसे अपन ने 8th और 9th क्वेश्चन किया हुआ है। फॉर द डिमांड फंक्शन d इक्वल टू 100 माइनस p स्क्वायर अपॉन में 2, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल टू 10 एंड p इक्वल टू 6 एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। हमें d की वैल्यू दे दी गई है और हमें क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर d की वैल्यू दे दी गई 100 माइनस p स्क्वायर अपॉन में 2, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया गया है, हम लोग को फाइंड आउट करना है, मतलब ईटा की वैल्यू फाइंड करनी है केस 1 जब p की वैल्यू 10 होगी, केस 2 जब p की वैल्यू 6 होगी। स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले d दिया हुआ है, सो d से हम लोग क्या निकालते हैं, d ऑफ d अपॉन में d ऑफ p निकालते हैं। 100 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, p स्क्वायर का 2p अपॉन में 2 कैंसिल, dp अपॉन dd अपॉन में dp की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी प्यारो, 2 माइनस p मिल जाएगी। सो नाउ ये बहुत सिंपल हो जाने वाला है। अब आप लोग देखोगे ईटा की जो वैल्यू मिलने वाली है उसका फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। फर्स्ट केस ले रहा हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लेते फिर फर्स्ट केस ले लूँगा। चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ईटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस p बाई डी इंटू डी ऑफ डी अपॉन में डी ऑफ p होता है। सो अब इसी को वैसे ही रख देता हूँ, माइनस p बाई डी, p की वैल्यू p ही रहेगी, d मेरे पास कितना है बच्चों 100 माइनस p स्क्वायर अपॉन में 2। सो पुट करता हूँ 100 माइनस p स्क्वायर अपॉन में 2 इनटू इसकी वैल्यू कितनी है माइनस p। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें ईटा की वैल्यू फाइंड करनी है जब p की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। सो p की वैल्यू मैं 10 पुट कर लेता हूँ। सो ईटा विल बी इक्वल टू माइनस p यानी कि माइनस 10 इंटू माइनस 10 अपॉन में 100 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन में 2। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 100 का 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में 2 50 100 में से 50 करेंगे 2 सा। सो ईटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। ईटा कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। सो समझ में आ गया। अब कमेंट ऑन द रिजल्ट, इसमें क्या कमेंट करेंगे, सिंस ईटा इज ग्रेटर देन 1 हमारा जो भी फंक्शन है वो इलास्टिक है।
इलास्टिक। समझ में आया ये चीज़? हमारा जो भी फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। तो चलो ये बात समझ में आ गई, पक्का? ठीक है, मतलब जो भी डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलास्टिसिटी है वो किसके बारे में बताता है, डिमांड के बारे में बताता है। तो अपन क्या बोलेंगे, द डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है, डिमांड क्या है, डिमांड इज इलास्टिक। अब जैसे पहला क्वेश्चन किया, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे इसी में का। सेकंड वाला अगर मैं बात करूंगा सेम तरीके से, सो ईटा जो होगा ये फर्स्ट वन के साथ अपन ने किया हुआ, अब सेकंड वन देख रहा है। सो ईटा क्या है, माइनस पी यानी कि माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, इंटू माइनस 6 हो जाएगा, अपॉन में 6, अपॉन में क्या 100 है, 100 वैसे रहेगा, माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 6 6 36, 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 18, और 36 100 18 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72, नहीं सॉरी 82, और सब डिवीजन कर देंगे तो 4 से नहीं 2 से होगा, ये हो जाएगा 18 18, 18 दूनी 36, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 41। अब तो कोई नंबर में डिवाइड नहीं होगा, लेकिन डिवाइड करेंगे तो विच इज़ हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में आएगा। अब ये केस में 0 से 1 के बीच में आ रहा है, और जब भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है तो वो थोड़ी सी इलास्टिक होती है, लेकिन इसको बोलते हैं इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक बोला जाता है। सीन्स में क्या बोलूँगा, ईटा जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आएगा। देयरफॉर अपन बोलेंगे डिमांड जो है, डिमांड इज रिलेटिवली, सिर्फ इनइलास्टिक भी लिखो तो भी चलेगा, डिमांड इज इनइलास्टिक लिख दो। जब 0 से कम आएगा नेगेटिव साइड में जाएगा तो इनइलास्टिक आ जाता है। तो ये था आप लोग का प्यारा सा 11वां नंबर क्वेश्चन, और 11वें में भी दोनों क्वेश्चन अपन ने कर लिया। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 12वां क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, जो अगर मैं आप लोग को याद दिलाऊं, जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैं आप लोग को समझा दूंगा। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम एट टोटल कॉस्ट ऑफ ₹40 + 2x। तो हमें ना टोटल कॉस्ट दिया गया, टोटल कॉस्ट यानी कि मैं बोल सकता हूँ सी मुझे दिया गया है, कितना है 40 + 2x बोल सकता हूँ। Their price is given as p = 120 - x. Find the value of x for which, देखो अब प्राइस दिया गया, their price is given as p - 120 - x, सॉरी 120 p = 120 - x। अब ये प्राइस किसका दिया हुआ है, सो प्राइस दिया हमारे एक आइटम का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब सो प्राइस में लिख देता हूँ, प्राइस मुझे दिया गया है 120 - x। अब x क्या है, नंबर ऑफ आइटम है, और x नंबर ऑफ आइटम को ही मैं क्या बोलता हूँ, डिमांड भी बोल सकता हूँ। x क्या है, मेरा आइटम भी है, और इसी को मैं डिमांड भी बुला लेता हूँ, एक ही बात है, जो डिमांड को वही तो अपन प्रोड्यूस करता है, तो डिमांड है। तो अब क्या बोला वो देखो समझो, हमें क्या चेक करना है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सो रेवेन्यू हमें फाइंड करना है, पहले केस में अपने को रेवेन्यू के लिए चेक करना है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग एक्स की कौन सी वैल्यू पे इंक्रीजिंग हो रहा है वो हमें पता लगाना है। सो सबसे पहले रेवेन्यू होता क्या, तो रेवेन्यू होता है P × D होता है, P × D। P मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय डिमांड, डिमांड यहाँ पे क्या है बच्चों x है, सो 120 - x इंटू x हो जाएगा। सो x से मल्टीप्लाई किया 120x, x से मल्टीप्लाई किया x को, ये आ गया अपना रेवेन्यू। इसे पकड़ लेते हैं अपन इस तरीके से। अब सिंपल सी बात है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, सो dr/dx जो होगा वो 120 - 2x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 120x का डिफरेंशिएशन 120, x² का 2x हो जाता है। अब मुझे क्या बोला हुआ है, रेवेन्यू क्या होना चाहिए, रेवेन्यू जो होना चाहिए इज इंक्रीजिंग होना चाहिए, और इंक्रीजिंग का केस क्या बोलता है, आप लोग को dr/dx जो है उससे ग्रेटर देन 0 लिखना है, ग्रेटर देन 0। सो बस वही, तो 0 = 1 ग्रेटर देन 0 लिखना है। सो 120 - 2x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट करी और ग्रेटर देन 0 हो गया। 2x वहाँ पे जाएगा, सिंबल चेंज नहीं करना है, यानी कि 2x हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 60 इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, और सीधा कर दोगे तो x इज लेस देन 60 हो जाएगा। सो फॉर x लेस देन 60 रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। समझा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। अब देखो ये अपने कहीं तो किया हुआ है, पहले भी किया हुआ है। प्रॉफिट कैसे मिलता है, देखो बड़ा सिंपल है। सो जो प्रॉफिट होता है ना, सेकंड क्वेश्चन है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब प्रॉफिट में यहाँ पर पी नहीं लिख सकता, क्योंकि पी मैंने यहाँ पर पहले से ना यहाँ पर प्राइस लिख के रखा हुआ है। तो इस केस में प्रॉफिट को मैं लिखता हूँ ए से, किससे लिख देता हूँ, ए से। ए मेरा क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मैं ए से लिख रहा हूँ, इधर मेंशन कर देता हूँ। अब रेवेन्यू क्या दिया वो देखो, सो रेवेन्यू मुझे मिला हुआ है 120x - x², 120x - x², और माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है,
सो कॉस है 40 माइनस 2, 40 प्लस 2x है। तो जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 2x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दोगे 118x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40, ये आ गया अपना प्रॉफिट। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, dA बाई dx मिल जाएगा। सो डिफरेंशिएट कर दो, dA बाई dx मिल जाएगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप लोग को मेंशन करना है। यहाँ मिलेगा 118, इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब सिंस ये हम लोग क्या बोला, ये भी इंक्रीजिंग चाहिए, तो अपन करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फॉर इंक्रीजिंग में अपन क्या करते हैं, इसे 0 से ग्रेटर देन में इक्वेट कर देते हैं। dA बाई dx इज ग्रेटर देन 0। सो 118 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, 118 ग्रेटर देन 2x, और 118 का जैसे 120 का हाफ होता है 60, तो यहाँ पर आएगा 59, तो 59 इज ग्रेटर देन x, इम्प्लाई ये करता है x जो होगा वो लेस देन 59 होगा। सो फॉर x लेस देन 59 प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ गई, प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये था प्यारा सा सवाल। अगर आप लोग को स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है, मैं फिर से लिख देता हूं। फॉर x इज लेस देन 59 प्रॉफिट इज, यहां पे लिखता हूं, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। मेरे बोलने पर चले जाओ, स्पेलिंग पर मत जाओ, बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे। तो x इज लेस देन 59, हमारा प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बढ़िया था ये भी सवाल। अब इसमें भी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ। आल्सो फाइंड द इलास्टिसिटी डिमांड फॉर प्राइस इज 80। हमें इलास्टिसिटी डिमांड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, इलास्टिसिटी डिमांड। देखो एक बार देख लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब हमें ईटा की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारा प्राइस कितना है, 80 है। चलो फिर देखो इसे कैसे किया जाएगा। इसका ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सिंपल है। हम लोग को ईटा फाइंड करना, ये आप लोग को पहली बात समझना चाहिए, और ईटा का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। लेकिन मैं आप लोग को सबसे पहले चीजें समझा देता हूं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं। हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड क्वेश्चन में ईटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो ईटा का फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। ईटा क्या होता है, माइनस पी अपॉन में डी इंटू क्या होता है, डी डी अपॉन में डी एक्स, यही होता है। सॉरी डी डी अपॉन में डी पी होता है। अब देखो डी है क्या, डी का मतलब होता है डिमांड, और इस केस में डिमांड क्या है बच्चों, जो अमाउंट आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि x। तो जो मेरा ईटा जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा p अपॉन में x इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन में डी ऑफ p में रिप्लेस हो जाएगा। इसे याद रखना है, ये समझ में आप लोग को। अब क्वेश्चन में हम लोग को p दिया गया, p यानी कि प्राइस कितना दिया गया है, 120 माइनस एक्स। सो p को मैं लिखता हूँ p इक्वल टू 120 माइनस एक्स। सो क्या यहाँ से x निकाल सकता हूँ, x क्या होगा 120 माइनस p, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा dx बाई डी पी निकालूंगा, जो कि मुझे इस क्वेश्चन में चाहिए। 120 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस पी का हो जाएगा -1, इस तरीके से। और इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर फटाफट से पुट कर देता हूँ। तो जो ईटा जो होगा माइनस पी अपॉन में x। अब देखो x है क्या, x जो है 120 माइनस पी, यहाँ पर पुट कर दूंगा 120 माइनस पी, और आगे dx बाई डी पी की वैल्यू कितनी है, -1 पुट कर दिया। सो ईटा जो हो जाएगा p अपॉन में 120 माइनस पी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल दिया कि आप लोग को फाइंड आउट करना है ईटा की वैल्यू जब प्राइस की वैल्यू कितनी है, 80 है। सो फटाफट से प्राइस में यहाँ पर 80 पुट कर देता हूँ। सो 80 अपॉन में 120 माइनस 80, 80 विल बी इक्वल टू 80 अपॉन में ईटा विल बी इक्वल टू 80 अपॉन में 40, कैंसिल करेंगे 2 मिल जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से हो जाता है। बस ध्यान में रखना कि इसमें अपने को कन्वर्ट करना है पहले और उसके बाद सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन, बस आप लोगों को याद रखना है डिमांड जो होता है, सम क्वेश्चन में अपन डिमांड को डी से लिखते हैं, सम क्वेश्चन में एक्स से। तो डिमांड मतलब अमाउंट प्रोड्यूस, आइटम, नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस होता है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। ईजी है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और इस हिसाब से ये वाला एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, और आखिरी क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो हमें एमपीसी निकालना है, एमपीएस निकालना है, एपीसी निकालना है, एपीएस निकालना है। इफ द एक्सपेंडिचर, हमें एक्सपेंडिचर दिया गया। सबसे पहले एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस सारे फॉर्मूले आप लोगों को मैं याद करा देता हूँ, अगर याद नहीं है तो। चलो आ जाओ फटाफट से फॉर्मूले पर, लास्ट स्लाइड वाला फॉर्मूले पे आओ। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम। ईसी क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर का जो भी फंक्शन बनता है उसे अपन ई ऑफ सी से लिखते हैं।
मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी कंज्यूम जो बोलते हैं एमपीसी, जो कि डी ऑफ ईसी अपन में डी ऑफ एक्स होता है, और एपीसी यानी कि एवरेज प्रॉस्पेरिटी कंज्यूम निकालना है, तो प्रोपेंसिटी कंज्यूम निकालना है, तो ईसी अपन में एक्स हो जाएगा, मतलब ईसी को डायरेक्टली एक्स से डिवाइड कर देना। जैसे आप लोग को ये दोनों वैल्यूज मिलती है ना, आप लोग है ना ये निकाल सकते हो, कौन कौन सी, एमपीएस और एपीएस निकाल सकते हो। वो कैसे, आप लोग को एमपीसी प्लस एमपीएस पता है 1 होता है, ये फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था। अगर इसकी वैल्यू मिल गई, इसको मैंने 1 में सब्ट्रैक्ट कर देना तो एमपीएस डायरेक्टली मिल जाएगा, और सेम इसकी वैल्यू मिल गई, इसको मैंने 1 में सब्ट्रैक्ट कर देना, मुझे एपीएस मिल जाएगा। बस ये कंसेप्ट आप लोग को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें ई ऑफ सी दिया गया है, कितना देख लो यहाँ पर, ई ऑफ सी। अब ये हम लोग को आई के टर्म में दिया हुआ, आई मतलब इनकम के टर्म में दिया हुआ है। हम लोग एक्स को इनकम से लिख सकते हैं, आई को भी इनकम से लिख सकते, जैसा आप लोग चाहे वैसे आप लोग को क्वेश्चन चेंज करके दिया जा सकता है। ये दिया हुआ इस तरीके से 0.075 इंटू आई दिया गया। तो ई ऑफ सी मिलने के बाद सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, और डिफरेंशिएट जैसे ही करूंगा तो मुझे एमपीसी मिल जाएगा। सो एमपीसी जो होता है वो होता है डी ऑफ डी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर आई है, तो डी ऑफ डी आई ऑफ ई सी हो जाएगा, यानी कि डी ऑफ डी आई ऑफ क्या है 0.003, 3 बार 0 है, आई का स्क्वायर प्लस 0.00075, एक ही बार 0 है, और आई डिफरेंशिएट करते हैं, सब आई को आई से डिफरेंशिएट करके 2 हो जाएगा, और 2i मतलब इसे डिफरेंशिएट करते हैं 0.0003 इंटू 2i, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 0.075 इंटू आई का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.0006i और 0.075, इस तरीके से मुझे एमपीसी मिलेगा। बट क्वेश्चन में आई की वैल्यू बोली कि कुछ पुट करने, हाँ आई की वैल्यू 1000 पुट करने बोलेगी। so, जब मैं 1000 पुट करूंगा एमपीसी आई इक्वल टू 1000 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 0.0006 इंटू 1000 और यहाँ पे 0.075 हो जाएगा। 1000 जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सो एमपीसी जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 0.6 और यहाँ मिलेगा 0.075। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो एमपीसी जो होगा 0.675 हो जाएगा, 0.675। ये बात आप लोग को मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, कैसे हम लोग ने वैल्यूज को निकाला हुआ है, और बहुत सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बढ़िया था, याद है समझ में आप लोग को। एमपीसी मिल गया, जैसे मैंने आप लोगों से कहता है एमपीसी जैसे ही मिलता है आप लोग एमपीएस फटाक से निकाल सकते हैं। वो कैसे, वी नो, क्या पता है हमें, एमपीसी और प्लस एमपीएस जो होता है वो 1 होता है। सो एमपीएस हमें पता नहीं है, हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, और बस हो गया ना 1 माइनस 0.675। सो बस 0.325 इज द आंसर। यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, 0.325 एमपीएस आ गया। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जैसे आप लोगों ने ये निकाला ना वैसे एवरेज वाला भी निकाल सकते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम ये निकालते हैं, और टू कंज्यूम पहला वाला इसमें निकालते हैं एपीसी निकालते हैं। सो एपीसी क्या होता है, जो भी ई ऑफ सी दिया हुआ है उसे डायरेक्टली अपन एक्स से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्या होता है, इनकम, यहाँ पे आई इनकम है, बस वही करना है। 0.0003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई अपॉन में आई। जब मैं आई से डिवाइड करूँगा कॉमन निकाल के यहाँ बचेगा 0.0003, ठीक है, और यहाँ बचेगा 0.075। अब आई की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, और जैसे मैं आई पुट करता हूँ, पुट आई इक्वल टू 1000, और जैसे आई पुट करता हूँ 1000, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं करके दिखा देता हूँ। जो मुझे ए पी सी जो मिलेगा मिलेगा 0.0003 इंटू 1000, और वहाँ मिलेगा मुझे 0.075। ये मिलेगा 0.3 मिल जाएगा यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे 0.75। सो हमें मिला 0.375 इस एपीसी। आल्सो एपीसी मिलने के बाद आप लोग को एपीएस निकालना है। सो वी नो अगेन सेम चीज, एपीसी और एपीएस को मैं ऐड करता हूँ, सो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1, कॉमन सेंस। सो एपीएस मुझे चाहिए, सो एपीएस जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस 0.375 यानी कि 0.725। परफेक्ट। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 625 होगा शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, गड़बड़ हो सकता है, चेक करते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा, अगर मैं 5 में से 1 माइनस करता हूँ तो 5 बचेगा, 9 में से 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचे था
यहाँ बचा 99 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, 0.625 आएगा। परफेक्ट। तो दिस इज योर APS। पीछे वाले पे भी आ जाते हैं, सही किया है क्या वहाँ पर? सो 0.325। परफेक्ट। इस तरीके से हमें आंसर मिला हुआ है। सो ये APS और APC वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर आप लोग को सेविंग दिया हुआ है तो सेविंग से जाने का, फिर कंज्यूम निकालने का, और कभी कभी कंज्यूम दिया हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग को पहले कंज्यूम दिया होता है फिर अपन सेविंग की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आप लोग को आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग को ऐसे क्वेश्चन में फिर भी डाउट लग रहा होगा तो आप लोग क्या करें मालूम है? आप लोगों ने इस चैप्टर के एंड में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज दी गई पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। अगर आप लोगों ने एक बार वो कर लिया तो आप लोग को पूरा चैप्टर बहुत ईजी लगने लगेगा। फिर भी अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, जो कि मेरी 97_मंसूरी फर्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी। आप लोग बेझिझक मुझे मैसेज कर, आपके सारे डाउट्स मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बात करेंगे उनके ऊपर। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।